हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के नए संशोधन पर लगाई रोक। सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। एससी के फैसले के बावजूद सरकार ने नहीं छोड़ी उम्मीद। रामविलास शर्मा बोले, बिल पारित होने के बाद कभी नहीं रुका चुनाव, तो विज ने ऑर्डर नहीं स्टे बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी। अशोक तंवर ने सरकार को बताया अनुभवहीन, तो संपत सिंह बोले सरकार के मुंह पर तमाचा। हरियाणा पंजाब के किसानों को जल्द सफेद मक्खी से मिलेगा छुटकारा। विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित, 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। रेवाड़ी में खुलकर सामने आई कांग्रेस की फूट। रैली के दौरान भिड़े हुड्डा और कैप्टन के समर्थक, जमकर हुई हाथापाई। और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रदेशवासियों से अपील, परेशान ना हो और एस्प्रिन ना लें। कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए किए गए संशोधनों पर स्टे लगा दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव को टालने के लिए यह संशोधन किया है, जबकि सरकार का कहना है कि वो कानूनी राय लेने के बाद अगला कदम उठाएंगे। हरियाणा सरकार ने पंचायत संशोधन अध्यादेश लाया, विरोध हुआ, मामला हाई कोर्ट में गया तो अध्यादेश वापस ले लिया। फिर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास करवाया और चुनाव का ऐलान कर दिया। तारीख मुकर्रर कर दी और अपनी पीठ थपथपाने लगी। नामांकन शुरू हो गए, प्रचार किया जाने लगा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सुप्रीम झटका दिया। जगमती सांगवान की याचिका पर सुनवाई की और संशोधन को खारिज कर दिया, स्टे लगा दिया और सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। बहुत ही खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के द्वारा जो अध्यादेश पास करके जो कंडीशन लगाई थी पंचायत चुनाव के लिए, उनको स्टे कर दिया है। और वो बहुत ही संविधान विरोधी थी, वो दलित विरोधी थी, वो महिला विरोधी थी और आम जो बेचारे अनपढ़ रह गए उनके विरोधी थी। अगर वो लागू होती तो कितने ही अनपढ़ जो लोग हैं, जिनके घरों में पक्के शौचालय नहीं है, जिन्होंने लोन ले रखा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे और वो इतना निराश हो जाते। इसलिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट में उसने फैसला किया है, इसका बहुत माने धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के साथ साथ हरियाणा चुनाव आयोग को भी झटका लगा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस फैसले को झटका ही मानेंगे। अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव शर्मा का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस पर मैं कोई अपने विचार या राय दे सकूँगा। अभी तक केवल न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता लगा है। एग्जैक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने क्या आदेश पास किए हैं, उनका जानकारी के बाद ही, उसको अध्ययन करने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का फैसला आया, विपक्ष को हमले करने का मौका मिल गया। कांग्रेस हो या फिर इनेलो, सबने एक सुर में सरकार को दोषी करार दिया। सरकार के पिछले फैसले को तानाशाही भरा बताया और कोर्ट के फैसले की सराहना की। साथ में सरकार के ऊपर ये इल्जाम भी जड़ दिया, चुनाव से बचने के लिए ही प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया था, लोगों के अधिकारों का हनन किया था और लोकतंत्र की हत्या की थी। इनकी जो नीयत देखनी थी, इनकी नीयत है चुनाव ना कराया जाए, तो आपने मंसूर में कामयाब हुई कि उसी समय मैंने कहा था ये जो कानून लेके आए हैं ये गलत है। जब विधायक पे लागू नहीं है, सांसद पे लागू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, हम पहले भी दोहराते रहे हैं। इस पे सरकार को एक मंथन करना चाहिए था, सर्वसम्मति बतानी चाहिए थी। हम शिक्षा के पक्षधर हैं, पूर्णतः शिक्षा के पक्षधर हैं, मगर इसमें सरकार को एक सबके साथ बैठ के, सारे दलों के साथ बैठ के सर्वसम्मति बना के और समय दे के काम करना चाहिए था। ये तो एकदम से आखिरी मिनट पे जिस तरह से लेके आए। अब विपक्ष भले ही जो आरोप लगाए, लेकिन सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, फैसला नहीं सुनाया।
सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और कानूनी राय लेकर आगे फैसला किया जाएगा। मंत्रियों का भी यही कहना है कि सरकार लोगों के भले के लिए संशोधन लेकर आई थी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया था, लेकिन विपक्ष इस बारे में जनता में भ्रम फैला रहा है। देखिए, इसको झटका नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोई फैसला नहीं दिया है, और राजस्थान सरकार का पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसीजन हो चुका हुआ है। तो बाकी अभी क्या आदेश दिया है वो सारे ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर बात कहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका निर्णय है वो क्या है, क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस प्रक्रिया को बीच में कभी भी रोका नहीं जा सकता, आज तक रोका नहीं गया है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको हम देखेंगे कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हमने जो बातें कही थी उसको छोड़ने की बातें यदि कही है तो निश्चित रूप से पहले दौर के चुनाव पर भी असर इसका आएगा, क्योंकि जितना समय सबको चाहिए वो समय निकल गया है। तो एक तय तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें उस प्रकार के अरेंजमेंट शायद चुनाव आयोग को भी करने पड़ेंगे। इसलिए पहली बात जानकारी पूरी मिलना, दूसरी बात सरकार निवेदन करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर जल्दी हरियाणा सरकार को भी सुने, बाद में कोई अंतिम निर्णय दे। सरकार ने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका धीरे से दे दिया। संशोधनों पर रोक लगा दी, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस मामले में बयानबाजी चलती रहेगी और विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा। सरकार भी सफाई देगी और इसी तरह अपना बचाव करेगी। हालांकि ज्यादा अच्छा ये होता कि इस तरह के संशोधन करने से पहले सरकार हर तबके, हर वर्ग और सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसे में ले लेती, एक सहमति बनाते हुए संशोधन करती, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है। एक नई परंपरा के तहत हमारी सरकार ने एक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी ये समझते हुए कि हर एक व्यक्ति साक्षर हो, हर एक व्यक्ति के अंदर लगन लगे और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, क्योंकि जब गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होगा, उसकी पूरी पंचायत पढ़ी लिखी होगी, जो नीचे तक का भ्रष्टाचार, जो कहीं नीचे स्तर के ऑफिसर कई बार क्या करते हैं, जो अनपढ़ पंचायत होती थी उनसे झूठे बिलों के ऊपर साइन करवा लेते थे, उनसे गलत रेजुलेशन डलवा लेते थे, उसके ऊपर एक बहुत हद तक का जो अंकुश लगना था। इस सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया ये वास्तव में लोकतंत्र की जीत है। आज भी हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां 80% से ज़्यादा लोग 10वीं नहीं किए हुए हैं। अगर हम ये रूल आज ही लागू कर देते हैं तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा, साथ में लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। सरकार ने इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया तो अच्छी बात है, लिया है, और मैं तो समझता हूं कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले एक टाइम बाउंड करके लोगों को जागृत करना चाहिए था, समय देना चाहिए था। सफेद मक्खी पर नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा और पंजाब के कृषि मंत्रालयों की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह के अलावा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। बैठक में सफेद मक्खी का तोड़ निकालने के लिए दोनों राज्यों के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मक्खी व्हाइट फ्लाई के मुद्दे पर, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कपास की फसल पर इस कीट ने काफ़ी नुकसान किया है और ये दोनों राज्यों की साझी समस्या एक तरह से है। हम दोनों का क्लाइमेट, सोइल कंडीशंस, बाकी भी जो किसानों की आदतें भी ऐसे सब कॉमन हैं और इस नाते से विचार हुआ
कि ये समस्या केवल राज्य अनुसार नहीं है, पूरे क्षेत्र की है और उस नाते से हम साझे मिलकर इसका उपाय करें। रेवाड़ी में कांग्रेस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आपस में समर्थक कांग्रेस के भिड़ गए। इस दौरान हुड्डा और कैप्टन समर्थकों में जमकर हाथापाई भी हुई। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी में किसान रैली का न्योता देने आए थे। इस दौरान हुड्डा और कैप्टन के समर्थक भी वहां पर मौजूद थे और उनमें जमकर हाथापाई हुई। तो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष को 4 करोड़ का अनुदान दिया है। चंडीगढ़ में कृषि विपणन बोर्ड के सदस्यों ने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम राहत कोष के लिए 4 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्राचीन भारत में के समृद्ध ज्ञान पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका भारतीय धरोहर का विमोचन किया। पत्रिका ने अपना सितंबर-अक्टूबर का अंक कैसे बचे बेटियां विषय पर छापा है। इस मौके पर पत्रिका के संरक्षक सुभाष ठाकुर, प्रधान संपादक विजय शंकर तिवारी भी मौजूद थे। गुड़गांव के धनकोट से सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश सहरावत ने नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार तेज कर दिया। दिनेश धनकोट की चौपाल में पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा, जहां दिनेश ने ग्रामीणों का आशीर्वाद दिया। उनके मुताबिक आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और अगर धनकोट के निवासियों ने उन्हें मौका दिया तो उनका पहला लक्ष्य धनकोट गांव को आदर्श गांव की श्रेणी में लाना होगा। धनकोट की चौपाल में हमने ये मीटिंग की है, जिसके अंदर हमने लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं धनकोट गांव का ही निवासी हूं और उसके अंदर मेरे से कोई बात छुपी नहीं है कौन सी समस्या एक आम नागरिक की है और कौन कौन सी समस्याओं को वो रोज़ अवगत होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इन चीज़ का सोल्यूशन तत्काल नहीं किया गया और ना ही 5 साल के दौरान अभी तक हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे को जन समर्थन मिलेगा, मैं सरपंच बन के आऊँगा तो जितना प्रभावशाली तरीके से होगा, मैं ये सोचता हूं कि मैं एक दिन भी वेस्ट करे बिना ही तत्काल से ही कार्यकाल अपना काम स्टार्ट कर दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जन समर्थन मिले और उनकी समस्याओं का मैं जल्द से जल्द निवारण करके उनको सोल्यूशन दूँ। से जिला परिषद पद के उम्मीदवार प्रदीप जलनोला ने नामांकन किया। इससे पहले उन्होंने जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद दिया। जनता ने भी प्रदीप का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए प्रदीप ने कहा कि अगर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो अपने इलाके का विकास करेंगे और यही उनका चुनावी मुद्दा है। मेरा मुद्दा जो है इस चुनाव में वो सिर्फ विकास का रहेगा। विकास के अलावा इस राजनीति को मैं, जो गंदी राजनीति यहाँ पर फैली हुई है, जो भेदभाव की राजनीति है, उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस भारी विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल में यदि क्षेत्रवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उनके सम्मान को हमेशा बरकरार रखा जाएगा, उनकी भावनाओं के साथ कभी भी खेला नहीं जाएगा, युवाओं के रोजगार के बारे में हमेशा ध्यान दिया जाएगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी मेरे क्षेत्रवासी के साथ भेदभाव हो पाए। मैं पूरे तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर। प्रदेश में डेंगू के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। जहां स्वास्थ्य मंत्री डेंगू के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कृष्ण बेदी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, वहीं कैप्टन अजय यादव का कहना है कि मंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में एक्टिव हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये जुमला शायद आजकल हरियाणा सरकार पर सटीक बैठ रहा है, वो भी डेंगू के मामले में। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हरियाणा सरकार के मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसको देखकर तो शायद यही कहा जा सकता है। अब देखिए ना, प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग परेशान हैं, इलाज के अभाव में इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के कारण हरियाणा में डेंगू फैला है। वे साहब तो दिल्ली पर ठीकरा फोड़कर पीछा छुड़ाने के मूड में हैं। लेकिन प्रदेश के एक दूसरे मंत्री कृष्ण बेदी ने तो डेंगू के लिए प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, मैं इस आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि पहली बार ये दिल्ली में ही नजर आया था।
1965 में, जब लगभग 10,000 लोग अफेक्ट हुए थे। वो डेंगू टाइप 2 था। डेंगू 4 किस्म का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। उसमें से 2 और 4 आर डेंजरस। पहली बार जो हुआ वो डेंगू 2 हुआ था और ये दिल्ली में पहले फैला, उससे पहले कहीं रिपोर्टिंग नहीं थी। दिल्ली में फैला, फिर दिल्ली से सटे जिलों में फैला और फिर उससे वो आगे गया। इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों बारिश वर्षा के मौसम के बाद आर्द्रता मौसम में रही और कुछ लोगों की लापरवाही और लगता है कि कुछ हमारे अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये डेंगू का प्रकोप हरियाणा में फैला है। वेद साहब ने दिल्ली को जिम्मेदार बताया, कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को लताड़ा, लेकिन मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई। अब विपक्ष का कहना है कि फोटो खिंचवाने के लिए तो मंत्री जी टंकी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। अगर इतना ही अच्छा काम किया होता, स्वास्थ्य मंत्रालय इतना ही सजग होता, तो डेंगू से लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। अनिल विज जी केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कभी जाके टंकी देखते थे, जाके भाई टंकी में पानी गंदा है नहीं है। आज जो है बेड नहीं मिल रहे हैं और डेंगू जिस प्रकार से फैल रहा है और जो सफाई अभियान का जो उनका ढोंग था कि सफाई अभियान हम चलाएंगे, वो तो उसका खुलासा हो गया। आज कहाँ सफाई अभियान है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बात राजनीति से जुड़ी हो या फिर डेंगू से, विपक्ष को तो बस हमला करना होता है। कैप्टन अजय यादव ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिखावे का मंत्री बता दिया। वो मंत्री जिसे सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत नजर ही नहीं आती है। कैप्टन अजय यादव की बातों में सच्चाई है या नहीं, इस पर तो बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि अभी तक डेंगू से बचाव के लिए प्रदेश सरकार उतनी सजग नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। नहीं तो इतने मामले सामने आते ही नहीं। दूसरी तरफ अगर भविष्य में इसी तरह की स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा तेज हो जाएगी और जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और वहीं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लोग पैनिक ना हो और एस्प्रिन की गोली ना लें। इसके लिए सभी अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक 570 के करीब लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। देखिए, डेंगू के लगभग 570 के आसपास केसेस हो गए हैं और हमें लगता है कि 1-2 दिन में इसके ऊपर नियंत्रण लगेगा। हमने सारे एहतियाती कदम उठा लिए हैं। हेड ऑफिस से जितने मेरे ऑफिसर्स थे सबको मैंने जिलों में भेज दिया है कि वो अपनी देखरेख में डेंगू रोकथाम के सारे उपाय करवाएं। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सब जगह पर सारी दवाइयाँ मुहैया करवा दी हैं और सब टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी है। फॉगिंग सब जगह करवाई जा रही है। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप मामले में पीड़िता को न्याय की गुंजाइश और कम हो गई है। पहले ही कानूनी तौर पर हाथ बंधे होने के कारण आरोपी सऊदी डिप्लोमेट से पूछताछ की संभव नहीं नजर आ रही थी। अब सऊदी अरब के डिप्लोमेट ने भारत छोड़कर न्याय, जांच, पूछताछ सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। नेपाल की 2 महिलाओं को भारत की धरती पर कई दिनों तक दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। गुड़गांव के एक लग्जरी अपार्टमेंट की 4 दीवारी में कई महीनों तक दोनों महिलाओं को देश के एक मेहमान ने कई दिनों तक बंधक बनाए रखा और इस मेहमान ने अपने मेहमानों को खुश करने के लिए कई बार इन महिलाओं को ही परोस दिया। अपार्टमेंट की 4 दीवारी से किसी तरह से बात निकल कर आई तो बंधक महिलाओं को छुड़ाया गया और एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल गुड़गांव के अपार्टमेंट में दरिंदगी का जो खेल खेला जा रहा था उसमें सऊदी अरब के डिप्लोमेट माजिद हसन का नाम सामने आया। डिप्लोमेट से पूछताछ संभव नहीं थी क्योंकि महिलाएं नेपाल की रहने वाली थी और डिप्लोमेट सऊदी अरब से और कथित जुर्म हुआ भारत में। तीनों देशों के कानूनी पचड़े ने एक हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई पर पर्दा डाल दिया।
गुड़गांव पुलिस मामले को सुलझाने के लिए इधर से उधर भटकती रही। आरोपी को हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं था, तो आरोप लगाने वाली पीड़ित महिलाओं से ही कई बार पूछताछ की गई। पीड़ित महिलाएं सरकारों से न्याय की गुहार लगाती रही। मामला दिल्ली तक पहुंच गया और गुड़गांव पुलिस इंतजार करती रही। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब सरकार से बात की, लेकिन वहां की सरकार ने अपने डिप्लोमेट पर लग रहे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। और अब सऊदी अरब के डिप्लोमेट माजिद हसन ने जब भारत छोड़ दिया है, तो मामले की सच्चाई और पीड़िताओं को न्याय की उम्मीदें कम ही नजर आ रही है। क्राइम डेस्क, खबरें अभी तक। महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से महिला पुलिस थानों की शुरुआत कारगर साबित होती नजर आ रही है। अपराधी कोई छोटा या हो बड़ा, या फिर बैरिकेड तोड़कर भागने वाला बाइक सवार हो, हर किस्म के जुर्म को लेकर महिला पुलिसकर्मी संजीदगी से कोशिश कर रही हैं। इसकी एक बानगी देखने को मिली कुरुक्षेत्र में। अपराधी कितने भी तेज क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। और उस पुलिस से तो बिल्कुल नहीं बच सकते जो शुरुआत में ही वजूद के लिए लड़ रही है। कुरुक्षेत्र के डीएन कॉलेज के पास महिला पुलिसकर्मियों ने नाका लगाया था। इसी दौरान एक बाइक चालक जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, महिला पुलिसकर्मी ने इस बाइक चालक को रुकने का इशारा किया। एक बार तो इसने स्पीड धीमी कर ली और जब नाके के बिल्कुल पास पहुंच गया तो महिला पुलिसकर्मी को झटके से गिराता हुआ फरार हो गया। लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और एकदम से उठकर राइडर बाइक पर सवार होकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ये गायब होने में सफल रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों का दावा है कि बाइक की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इस बाइक चालक को पकड़ लिया जाएगा। हमारी जो लेडी कांस्टेबल्स हैं, जो नई वुमेन स्टेशन से हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़कों को रोक रही हैं, बुलेट को रोक रही हैं और उनके चलान कर रही हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक का कोई कोऑपरेटर नहीं है हमारे साथ। और ऐसे लड़के जो आवारा लड़के हैं, वो ऐसे लड़के जैसे अभी एक लड़की को ऐसे धक्का देकर वो निकल गए लड़के। इसके लिए मैंने वीटी करा दी है और आगे मोटरसाइकिल को नाके लगवा दिए और आगे मोटरसाइकिल वो पकड़ लेंगे। जैसे ही वो लड़का आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएन कॉलेज के पास हमने आज नाका लगाया, मंचलों को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की और मैंने एक बाइक को रोका, डिस्कवर बाइक थी शायद वो। उसने पहले तो थोड़ी साइड में लगाई, जब वो धक्का देके भागा ना, हम कम से कम 2 किलोमीटर उनके पीछे गए हैं और मैंने अपनी जान भी जोखिम पे डाली है, सिर्फ एक इन लड़कियों के देखने के लिए। मेरी ड्यूटी मैंने में पूरी निभाई है। महिला थानों की शुरुआत से ही महिला पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब बदलता नजर आ रहा है। वैसे तो कई सालों से महिला पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन जब महिला पुलिस थानों का पूरा चार्ज महिलाओं को सौंपा गया तो जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ गया। कुरुक्षेत्र में जिम्मेवारी को निभाने में जिस तरह की बहादुरी का परिचय महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से देखने को मिला है, वो काबिले तारीफ है। अब उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश भर की महिला पुलिसकर्मी इसी अंदाज में अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, क्राइम डेस्क, खबरें अभी तक। उधर मेवात में एंटी मलेरिया गोली खाने से 500 के करीब बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को क्लोरोक्विन की 4 गोलियां खिलाई गई थी। सवाल यह है कि बच्चों को इतनी मात्रा में गोलियां क्यों दी गई। इतना ही नहीं, आज फिर सेहरी सेहलगेड़ी स्कूल के बच्चों को यह दवाई पिलाई गई, जिससे 100 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश इस वक्त डेंगू संकट से जूझ रहा है। पूरा हरियाणा डेंगू और मलेरिया की चपेट में है। ना तो सरकार के दावे काम कर रहे हैं और ना ही सरकारी दवा। कोई उम्मीद है तो वो अपनों की दुआ है।
कुछ ऐसा ही हुआ है विकास की गति में पिछड़े मेवात जिले में। मेवात के पुन्हाना में स्वास्थ्य विभाग को उस वक्त लेने के देने पड़ गए जब बच्चों को मलेरिया निरोधक दवाई दी गई। नतीजन 500 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। और डॉक्टर आए गांव में स्कूल में, गोलियां खिलाई हैं, तो लगभग कोई कम से कम 500 बच्चे हैं और उन्हें गोली खिलाने के बाद में किसी को उल्टी बनी है, किसी को आंखों से दिखना बंद हो चुका है और किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को घबराहट बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ तरह तरह की बीमारी बन चुकी है। बहुत से बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं। परिजनों ने डॉक्टर्स की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्चे छोटे हैं, ऐसे में उन्हें इतनी मात्रा में गोलियां क्यों दी गई। उन्हें इनकी गोली दी गई है, इन्होंने एक बच्चे को 4-4 गोली दी गई है, 4-4, 5-5। बच्चे बर्दाश्त नहीं हो सकते, किसी के उल्टियां हैं, किसी के दस्त है, आंखों से दिखना बंद हो चुका है बिल्कुल बच्चों को। अब गांव से ला रहे हैं, 2-3 एम्बुलेंसें भी गई हैं, लेकिन उनकी वजह से काबू नहीं हो पाए, इसलिए सारे भाग के आए, गाँव वाले भी सारे भाग के आए साथ में, औरतें बच्चे सब कुछ, गाँव का बेहाल हो चुका है। मेवात में स्वास्थ्य सुविधाओं के टोटे से हम सब वाकिफ हैं। कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना बीमार बच्चों को करना पड़ रहा है। न लेटने को बेड है और न हवा को पंखा। डॉक्टर वगैरह जी यहाँ कहीं तो पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है। बहुत से बच्चे अभी तो नहीं पड़े नीचे, बेड को भी वो नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कोई बड़ी समस्या नहीं मान रहे हैं। जनाब ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों को घबराहट हो गई है, जिससे ये सब हुआ। एक गांव है जयवंत, तो उसमें 17 केसेज हैं मलेरिया के। तो हमारे स्कूल की टीम गई थी वहाँ, उन्होंने क्लोरोक्विन की गोलियाँ दी थी। कभी कभी किसी को एंटी मलेरिया से उल्टी हो जाती है, तो ये लोग घबरा गए और घबरा के फिर ये यहाँ आ गए और यहाँ पर इसका पूरा पूर्ण रूप से इलाज कर दिया गया है। अभी कठिनाइयों की रात गुजरी नहीं थी कि दिन का सवेरा भी मुसीबत के साथ हुआ। मेवात के ही सिहरी और सिहगलहेड़ी में मलेरिया निरोधक दवाई पीने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। लापरवाहियों का दौर लगातार जारी है। भावी खतरे को देखकर दी जाने वाली गोलियां वर्तमान की मुसीबत बन गई हैं। खबरें अभी तक के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट।